इसके घर का सुकून वापस लौट रहा था। सुलेमान के जाने के बाद से जमील साहब की तबीयत पर काफ़ी मुस्बत असर पड़ा और वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे थे। सियासत में उन्होंने फिर से ख़ुद को मशगूल कर लिया था। जबकि हुरैन कॉलेज से लौटने के बाद शाम में फैक्ट्री चली जाया करती तो रात गए इसकी वापसी होती। इसकी अभी घूमने फिरने और खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन सिर्फ अपने बाप की खातिर इसने ऑफिस ज्वाइन किया था। मेहनती वो शुरू से थी। अब जब इसके सर पर कारोबार की जिम्मेदारी पड़ी तो इसे असल में समझ लगी कि ये कितना मुश्किल काम है। इसकी मदद के लिए जमील साहब ने अपने सबसे भरोसेमंद बंदे को इसके साथ कर दिया। आरिफ साहब का शुमार इन लोगों में किया जाता है जो ना सिर्फ मुफीद मशवरों से नवाजते हैं बल्कि वक़्त पड़ने पर सर पर खड़ी परेशानी का भी कोई ना कोई मुनासिब हल निकाल ही लेते हैं। अभी भी वो इसके साथ इसके कमरे में मौजूद थे और इसे किसी चीज़ पर ब्रीफ कर रहे थे। अंकल, इतना गड़ाक फैला हुआ है कि मेरे तो सर पर से गुजर जाती हैं आपकी सब बातें। और दोनों हाथों से सर थामते हुए बोली तो आरिफ साहब हंस पड़े। मैडम, यहाँ इतना गड़ाक नहीं था, लेकिन जब से सुलेमान साहब ने यहाँ आना शुरू किया तो फिर इतना हेर फेर हुआ कि सब निज़ाम चौपट होकर रह गया। आरिफ साहब मुस्कुराते हुए बोले तो इसका खून ही खोल उठा। अच्छा छोड़ें, ये बताएं अब काम कैसे चलेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि नुकसान की तरफ देखूं या प्रॉफिट की तरफ देखूं। वो माथा मसलते हुए बोली तो आरिफ साहब इसके सामने पड़ी फाइलें उठाने लगे। मैडम, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ में आ जाएगा। जमील साहब की बेटियां आप, और उन्होंने हमेशा नंबर 1 रहने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप फिर से इस कंपनी को नंबर 1 बना देंगी। आरिफ साहब ने इसे मक्खन लगाते हुए कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा उठी। चले देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं घर के लिए निकलूँगी। आप इन सारी फाइलों का तफसीली जायज़ा लेकर मुझे कल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। फिर देखेंगे कि कैसे इस डूबती हुई कश्ती को फिर से चलने के काबिल बनाया जा सकता है। वो अफसोस भरे लहजे में बोली और घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आरिफ साहब ने ना चाहते हुए भी इसे भरपूर नज़रों से देखा। इतनी कम उम्री में ही पूरी फैक्ट्री इसके सुपुर्द कर देना खुशकिस्मती नहीं तो और क्या थी इसकी। ऊपर से वो थी भी बहुत खूबसूरत, इतनी के देखने वालों को वाकई में किसी हूर का ही गुमान होता। काले सिल्की बाल जिसकी इसने ऊंची सी पौनी बना रखी होती, सुर्ख सफ़ेद रंगत, और सबसे बढ़कर जब वो हल्का सा मुस्कुराती तो इसके गालों में भंवर से पड़ जाती। वो देखने वाले को सहरज़दा कर देते थे। पहनने ओढ़ने के सलीके ने इसे वाकई में किसी और ही दुनिया की मखलूक बना दिया था। क्या देख रहे हैं? वो अचानक से बोली तो आरिफ साहब ने चौंकते हुए अपनी नज़रें झुका लीं। मैडम, अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करे और आपको कामयाबी दे। वो बोले तो बस इतना ही बोल सके, वरना इनके दिल में इस वक्त कोई और बात चल रही थी। वो सादगी से मुस्कुराते हुए आमीन बोलती हुई बाहर निकल गई और घर जाते हुए वो यही सोच रही थी कि मर्द चाहे जितना भी अपनी बातों को छुपा जाए, औरत एक नज़र में पहचान जाती है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। इसके दिल की ख्वाहिश कहीं दूर दफन हो चुकी थी जो इसे परेशान किए रखती थी। इसने अब इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो कुछ वो देख चुकी थी इसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बंदा हकीकत में भी मौजूद हो सकता है। हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है और वक़्त आने पर इसी मजबूरी को बहाना बनाकर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जैसा कि शब्बीर इसके बाबा के सामने मजबूर हो गया था। वक़्त गुजरने का एहसास इसे तब हुआ जब गाड़ी इसके घर के सामने रुकी और ड्राइवर ने गेट खोलने के लिए हारन बजाया। वो एक सर्द आह भरती दिमाग में आई सोचे झटकती गाड़ी से उतरी और अंदर दाखिल हो गई। घर में वीरानी छाई हुई थी तो वो सीधे अपने कमरे में चली आई। सैंडल्स उतारते हुए वो बेड पर आ बैठी और बीते वक्त के बारे में सोचने लगी। सर्दी जोरों पर थी और रात के किसी पहर बारिश होने का इम्कान था। कहाँ फंस गई हूँ मैं? ज़िंदगी बोर ही होती जा रही है। सोचा था पढ़ाई ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन बाबा ने मुझे किस अज़ाब में फंसा दिया है। वो चिड़चिड़ी हो रही थी क्योंकि सुलेमान की कारस्तानियाँ सुनकर पहले इसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। तुम कर लो अयाशियाँ, हमारा क्या है? जब अपना टाइम आएगा तो बाबा मेरा हाथ किसी तुम जैसे के हाथ में ही देकर मुझे अलविदा कर देंगे। वो सुलेमान को कोसते हुए बिड़बिड़ाई। अभी वो सोचों में ही गुम थी कि बाहर बादल ज़ोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई जो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। वो खिड़की में आकर खड़ी हो गई और बाहर बरसती बूंदों को देखने लगी। इसे अचानक से फिर से वो लड़का याद आया जो ऐसी एक बरसती रात में इसे मिला था, और रोता हुआ लड़का जिस पर इसे बहुत तरस और फिर गुस्सा आया। इसने हंसते हुए दिमाग में आई सोच को झटका और वाशरूम में घुस गई। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। हातिम को स्टील मिल में जाते हुए 1 महीना होने को आया था। इस 1 महीने में वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी से भी गाफिल नहीं रहा था। दोनों काम एक साथ चल रहे थे और सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था कि इसकी सुकून भरी जिंदगी की झील में एक पत्थर आ गिरा और इर्ताश पैदा करता चला गया। वो स्टील मिल में बैठा कुछ मामलात में उलझा हुआ था कि इसे कबीर की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। हातिम, कहाँ हो तुम?
कबीर ने संजीदा लहजे में पूछा। मैं आपकी मिल में हूँ, क्यों सब खैरियत है ना? आप आवाज़ से कुछ परेशान लग रहे हैं। इसे कबीर का लहजा सुनकर तशवीश हुई। मैं आपकी मिल में हूँ, क्यों सब खैरियत है ना? आप आवाज़ से कुछ परेशान लग रहे हैं। इसे कबीर का लहजा तशवीश भरा लगा। क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो, वहीं जहाँ तुमने ज़मीन की डील की थी? कबीर इसी संजीदगी से बोला तो इसे किसी गड़बड़ के आसार नजर आए। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ, बस थोड़ी देर में ही आपके पास होऊंगा। वो ताबेदारी से बोला तो कबीर इसे जल्दी आने की ताकीद करते हुए काल काट गया। वो फ़ौरन से उठा और सीट की पुश्त से अपना कोट उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। अभी इसके वो हालात नहीं आए थे कि वो अपनी गाड़ी रख सकता, इसलिए बाहर मेन रोड पर आकर इसने टैक्सी रोकी और कबीर के घर का पता बताकर खुद पिछली सीट पर बैठकर आंखें मौन ली। दिमाग में इसके यही चलता रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो कबीर ने इसे यूँ अचानक बुला लिया। रास्ता जैसे तैसे करके तय हुआ और जब वो मेन गेट पर उतरकर गार्ड के कैबिन की तरफ आया तो गार्ड बगैर किसी रोक टोक के इसे अपने साथ लेकर अंदर बढ़ गया। इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर वो इसकी आमद की इतला देने अंदर चला गया और थोड़ी देर में ही बटलर वहाँ मौजूद हुआ और इसे अपने साथ आने का बोलते हुए इसे लेकर कबीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे अब यकीन हो चला था कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, वरना आज से पहले कभी भी कबीर ने इसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। वो खामोशी से बटलर की तरफ चल पड़ा कि अचानक एक कमरे के बाहर रुकते हुए बटलर ने दरवाजे पर दस्तक दी और इसे अंदर जाने का इशारा करते हुए खुद वहीं से पलट गया। वो थोड़ी देर वहीं खड़ा अपने हवास काबू में करता रहा और फिर दिल कड़ा करते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने इसे कबीर लेटा हुआ नजर आया, जबकि इसका एक बाजू पट्टी में लिपटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो शदीद तकलीफ़ में है। ये क्या कर लिया आपने मिस्टर कबीर, सब खैरियत तो है ना? वो तेज़ी से कबीर की तरफ बढ़ते हुए बोला तो एक फीकी सी मुस्कुराहट कबीर के चेहरे पर छा गई। जिंदा हो दोस्त, वरना आज तो समझो कहानी ख़त्म ही हो गई थी। कबीर बात करते हुए ज़रा सा हिला तो तकलीफ़ की एक लहर इसके चेहरे पर छा गई। लेटे रहिए सर, वो कबीर के बेड पर ही टिकते हुए बोला तो कबीर दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए आंखें बंद कर गया। सर प्लीज़ कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? जब वो बोला तो इसे अपनी आवाज़ की कपकपाहट खुद ही महसूस हुई। यार मुझ पर हमला हुआ है, किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और गोली बाजू पर लगी, वरना उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मुझे मार देने की। कबीर बंद आंखों से बोला तो वो महसूस करता था कि कबीर कितनी तकलीफ़ में है। आपको पूरा यकीन है कि हमला आप पर ही था? वो कुछ सोचते हुए बोला तो कबीर ने आंखें खोल कर इसे देखा। हाँ मेरे भाई, मुझ पर ही था और बाद में इसकी कॉल भी आई और वो कह रहा था कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, लेकिन किस्मत रोज़ रोज़ साथ नहीं देती। कबीर फीके से लहजे में बोला तो इसने महसूस किया कि वो अंदर से शदीद तोड़ फोड़ का शिकार है। किसकी कॉल थी और कौन है वो लोग? वो सरगोशी नुमा लहजे में बोला और आवाज़ इसकी अब भी काँप रही थी, लेकिन अब की बार यह कपकपाहट अचानक से आ जाने वाले गुस्से की वजह से थी। तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते यंग मैन, हम सब मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो इस मुल्क के मोस्ट पावरफुल लोग हैं जो कानून बनाते भी खुद हैं और तोड़ते भी खुद हैं। कबीर ऐसे लहजे में बोला कि इसके कान दहकना शुरू हो गए। इसने पहली बार कबीर जैसे इंसान को इस तरह हारे हुए जवारी के रूप में देखा था। फिर भी सर कुछ पता तो चले, वो बोला तो लहजा इसका आम सा था, लेकिन तकलीफ़ में होने के बावजूद कबीर ने अच्छी तरह अंदाज़ा कर लिया कि इस आम से लहजे के पीछे एक ठाठे मारता हुआ समंदर मौजन है। सुलेमान नाम है इसका, बाप इसका सिटिंग एमएनए है। जमील खाकवानी को तो जानती ही होगी, ये सुलेमान इसका बेटा है जो कमीनेपन में अपने बाप से भी 2 हाथ आगे की चीज़ है। कबीर ने इसे इतला फराहम करने वाले अंदाज में जवाब दिया तो इसके कान खड़े हो गए। वेट, मैं इनको शायद जानता हूँ, इनफैक्ट मैं इनसे मिल भी चुका हूँ, वो कबीर को बताते हुए बोला और फिर जमील खाकवानी से परवेज़ साहब के स्टोर में हुई सरसरी से मुलाकात के बारे में इनको सारी बात बता दी। तुम जो समझ रहे हो बात इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर इसे पता चल जाता है कि तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो हर मुमकिन कोशिश करता तुम्हें कॉलेज से निकलवाने की, और तुम्हारा वो हाल करता कि दोबारा तुम्हें कभी कॉलेज में एडमिशन न मिलता। कबीर अजीब से लहजे में बोला तो वह हैरत से इसे देखने लगा। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? इसके मुंह से बस यही बात निकल सकी। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जमील खाकवानी इस हद तक भी गिर सकता है। वो इसलिए मेरे मासूम दोस्त कि वो ऊपर से कुछ और नज़र आता है और अंदर से है वो कुछ और। इसका सारा रिकॉर्ड ये बताता है कि इसने कभी किसी को खुद से आगे निकलने नहीं दिया। ऐसे लोग बस अपने वोट बैंक का ख्याल करके किसी गरीब से हंस कर बात कर लिया करते हैं और तुम जैसे पता नहीं क्या समझकर इनके फ़ैन बन जाते हैं। कबीर तकलीफ़ में भी मुस्कुरा उठा तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। इसे कबीर की बातों में सच्चाई की झलक नजर आई। ये सुलेमान ने आप पर हमला क्यों किया? बात का रुख बदलता देखकर वो फिर से लाइन पर आ गया। यार वो मेरी पेपर मिल के पीछे पड़ा हुआ है,
कहता है कि मैं इसे इसकी लगी लगाई कीमत पर वो मिल बेच दूँ, जो कि नामुमकिन सी बात है। मैंने तरीक़ेकार से इनकार किया, लेकिन वो तो बहुत ही वहशी किस्म का बंदा है। जमील खाकवानी होता तो मैं दूसरे तरीके से बात कर लेता, लेकिन ये तो बिजनेसमैन कम और गैंगस्टर ज़्यादा है। अब समझ में नहीं आ रही कि करूँ तो क्या करूँ। कबीर नॉर्मल से अंदाज में बोला, लेकिन इसके लहजे की कमज़ोरी हातिम ने अच्छी तरह महसूस कर ली। आप आराम करिए, ये मामला मुझ पर छोड़ दें। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला तो कबीर ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा। क्या करने जा रहे हो तुम? देखो लड़के, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैं मुनासिब नहीं समझता कि तुम बराह रास्त इन लोगों से कोई बात करो। ना इतनी हमारी औकात है और ना ही हिम्मत। कुछ दिन रुक जाओ और देखो हालात किस तरफ जा रहे हैं, फिर हम मिलजुल कर कोई फ़ैसला करेंगे। तब तक मैं भी थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा। कबीर इसे समझाते हुए बोला तो वो ताबेदारी से सर हिला गया। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। वो सर झुकाते हुए बोला तो इसका एकदम से मान जाना कबीर को बेचैनी में मुब्तला कर गया। इसे यकीन सा हो चला था कि हातिम जो कह रहा है इतना ही इसका लहजा इसकी बात की चुगली खा रहा है। कबीर ने इसे अब तक जितना जाना था वो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से लगता नहीं था। चले, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चक्कर लगाता रहूँगा। आप आराम करें और जल्दी से ठीक हो जाएं। वो खड़ा होते हुए बोला तो इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही दरवाज़ा खुल गया तो हातिम जहाँ था वहीं जम सा गया। शादिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और नासिर ने इसे शराफत से तलाक दे दी थी, जिसमें सारा हाथ कबीर का था, वरना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पीछा कोई आराम से नहीं छोड़ता। इसे इतना तो यकीन था ही कि नासिर किसी से कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अब दिन इतने हो चले थे कि बात ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती थी। वो अभी इन्हीं परेशानियों में घिरी हुई थी कि एक नई मुसीबत आ गई, जब इसे बटलर ने बताया कि कबीर को गोली लग गई है और वह बड़ी मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हुआ है। इसके तो हाथ पांव फूल गए। जो भी था, लेकिन कबीर इसका मकसद था और वो एहसान फरामोश लोगों में से नहीं थी। बेचैनी से इंतज़ार करते वो पूरे घर में जले पाँव की बिल्ली बनी घूमती रही। शाम के वक्त कबीर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो ड्राइवर इसे लेकर घर आया। जहाँ इसे देखते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए किचन में इसके लिए यखनी बनाने घुस गई। अभी वो काम में मसरूफ़ थी कि बटलर इसके पास चला आया। मैडम जी, साहब कह रहे हैं कि इनका कोई दोस्त मिलने आ रहा है, तो आप चाय बनाकर इनके कमरे में ले आएँ। और सर झुकाकर बोला तो वो इसे अचंभे से देखी गई। आज तक कभी कबीर ने इसे किसी काम का नहीं बोला था, तो फिर अब क्यों? वो थोड़ी देर सोचती रही और फिर खामोशी से सर हिलाते हुए चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। सारा सामान ट्रे में सजाकर वो कबीर के कमरे की तरफ बढ़ गई और दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर दाखिल हुई तो ट्रे इसके हाथ से छूटते छूटते बची। सामने इसका जान से अजीज़ भाई खड़ा था। काली पैंट पर काली सिल्क की शर्ट और ऊपर काली वास्केट पहने वो किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। आस्तीनें इसने मोड़ रखी थी, जिनमें से इसके बाजू की मछलियाँ बाजें महसूस की जा सकती थी। पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले, बालों को जल से जमाए वो एक भरपूर मर्द दिखाई दे रहा था। इसे देखकर वो खुद भी जहाँ था वहीं सुन्न होकर रह गया, जबकि वो दरवाजे में ही ठहरी इसे मबहूत होकर देखेगी। आ जाएं शाजिया मैडम, दूर से क्यों देख रही हैं? अपने भाई को करीब से जी भर कर देखें। कबीर मुस्कुराते हुए बोला तो वो फ़ौरन से चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए हातिम तक पहुंची और उसके गले लग गई। और फातिम, तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हें कितना मिस करती थी। मैंने कबीर साहब से भी कितना बोला कि मुझे मिलवा दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें डिस्टर्ब न करूं। वो रोते हुए भीगे लहजे में बोली तो हातिम ने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसके माथे पर बोसा दिया और इसे साथ लेकर सोफे पर बैठ गया। दिल तो मेरा भी बहुत था आपसे मिलने का, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मुलाकात करूं। हातिम साहब गोई से बोला तो कबीर ने बीच में मुदाखलत की। देखो यार, मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसे तहम्मुल से सुनना, जज्बात में आकर या जल्दबाजी में कोई फैसला न करना। कबीर ने असल बात शुरू करने से पहले राह हमवार करनी चाहिए तो हातिम इसे उलझन से देखने लगा। वो बंदा ना सिर्फ तुम्हारे बहन के काबिल नहीं था, इसलिए मैंने ये शादी ख़त्म करवा दी। हातिम पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा था, इसलिए देख ना पाया कि इसके साथ बैठी शाजिया कबीर को हाथ जोड़कर बाज रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इसे मालूम था कि हातिम ये सारा मामला जानकर परेशान हो जाएगा और घर जाकर फजूल में जन्नत बीबी को भी परेशान करेगा। वो ये नहीं जानती थी कि इस हातिम में और अब के हातिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। अब ये ना पूछना कि क्यों वो इसके काबिल नहीं था, बस ये समझ लो कि मैंने तुम्हारी बहन की इस घटिया इंसान से जान छुड़वा दी है। लेकिन मुझे अब इसकी फ़िक्र हो रही है। जवान बच्ची है और इस दुनिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें आज यहाँ बुलाने की एक अहम वजह ये भी थी कि मैं तुमसे इस मामले पर खुलकर बात कर सकूँ, हम दोनों मिलकर कोई राह निकाल लें। कबीर इसके सर पर धमाका करते हुए बोला तो वो गंग सा होकर कभी इसे और कभी कबीर को देखने लगा। शाजिया बाजी, इतनी बड़ी बात हो गई और
और आपने मुझे बताना तक गवारा न किया। वो अफसोस भरे लहजे में बोला तो वो सर झुका कर रोने लगी। क्या बताती मैं, नासिर और इसके माँ बाप बहुत चालाक लोग हैं। मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते और सारा कसूर मेरा ही साबित कर देते। ये तो भला हो कबीर साहब का, जिन्होंने मेरी इस नाजुक वक़्त में मदद की और मेरी जान छुड़वाई, वरना मैं आज जिंदा ना होती। रवानी में इसके मुंह से ये बात निकल गई तो हातिम इसे हैरत से देखने लगा। क्या मतलब है आप जिंदा ना होती? प्लीज़ मुझे खुलकर बताएं, आपके साथ वहाँ होता क्या रहा है? हातिम परेशानी और गुस्से के मिले जुले तासरात से बोला तो इसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि वह ऐसी बात मुंह से निकाल गई है जो अब वापस नहीं हो सकती। वो सर झुकाए खामोशी से बैठी रही। ये कभी वहाँ से न निकलती अगर इस रात इस पर तशद्दुद न किया गया होता। इन लोगों ने इसे इतना मारा कि मुझे इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। कबीर इंकशाफ करते हुए बोला तो हातिम की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। इसे शाजिया पर भी गुस्सा आ रहा था और अपनी लापरवाही पर भी अफसोस हो रहा था। फिर जब ये ठीक होकर आई तो मैंने इसकी खुला का नोटिस नासिर को भिजवा दिया और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए मामला जल्द हल करवा दिया। कबीर बात करते करते हाँप सा गया तो शाजिया ने फ़ौरन से उठकर इसे पानी का गिलास भर कर दिया जो वो एक घूंट में खाली कर गया। अब ये तुम्हारे सामने है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर कोई ऐसी राह निकाल लें कि बात ज़्यादा लोगों में ना फैले, या तुम्हारे दिल में अगर कोई बेहतर मशवरा है तो तुम मुझे बता दो। कबीर हातिम को देखते हुए बोला तो वो पुरसोच नज़रों से इसे देखने लगा। सर मुझे 1-2 दिन का टाइम दें, जब तक आप इसे अपने पास रखें, मैं जल्दी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। वो कबीर को देखते हुए बोला तो कबीर भी सोच में पड़ गया। मेरे पास एक रास्ता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकता हूँ। कबीर बोला तो इसे देखे गया। मेरा एक घर डिफेंस में है, तुम अपनी अम्मी और इसे लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ, बाकी बाद में देख लेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। कबीर उम्मीद भरे लहजे में बोला तो हातिम सोच में पड़ गया। ज़्यादा सोचे नहीं, मेरी फैक्ट्री भी तो तुम ही संभाल रहे हो ना। मैंने तुम्हें इसके बदले में कुछ नहीं दिया, तो इसी वजह से तुम इस घर में रह सकते हो। कबीर दूर की सोचता था और इसी वजह से इसने वो नुक्ता उठाया जिस पर हातिम चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सकता था। ठीक है सर, मैं 1-2 दिन में करता हूँ शिफ्टिंग का इंतज़ाम। वो हार मानते हुए बोला तो कबीर मुस्कुरा उठा। ये हुई ना बात, चलो शाजिया मैडम अब हम दोनों को अच्छी सी चाय बना कर दो। कबीर हंसते हुए बोला तो शाजिया ने चाय का कप हातिम के हाथ में थमा दिया और कबीर को घूरने लगी। आपके लिए मैंने यखनी बनाई है, फिलहाल आप पर चाय हराम है। वो कुछ इस अंदाज में बोली कि कबीर का मुंह बंद हो गया और वो कमरे से बाहर निकल आई। आज बड़े अरसे बाद जमील साहब की आवाज़ घर में गूंज रही थी। वो कुछ देर पहले फैक्ट्री में मगजमारी करके घर पहुंची थी और अभी फ्रेश होकर बाहर निकली थी कि इसे नीचे लाउंज से जमील साहब के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आईं। वो दिल में खदशात लिए फ़ौरन कमरे से बाहर निकली और नीचे आई तो जमील साहब को सर पकड़कर सोफे पर बैठे पाया, जबकि मंसूरा बेगम इसे ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया बाबा, सब खैरियत तो है ना? वो परेशानी से पूछ बैठी तो जमील साहब ने सर उठाकर इसे देखा। इस घर में कभी खैरियत हो भी सकती है? वो अबरूज काते हुए बोले तो ना समझी से इन्हें देखे गई। तुम्हारे भाई ने घर से बाहर रहते हुए भी हमारा जीना हराम किया हुआ है। जिन लोगों के साथ आजकल इसका उठना बैठना है, इससे इसी किस्म की तवक्का की जा सकती है। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोले। हुआ क्या है बाबा, आप क्या कर दिया सुलेमान ने? वो अबरूज काते हुए बोली तो वो खामोशी से सर झुका गए। तुम्हारे भाई ने कबीर साहब पर कातिलाना हमला करवाया है। वो तो इसकी अच्छी किस्मत है कि वो बच गया, वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें बर्बाद करने की। जमील साहब को खामोश पाकर मंसूरा बेगम बोली तो वो हैरत से इन्हें देखने लगी। अब यही रह गया था कि वो लोगों पर कातिलाना हमले करवाए। वो अफसोस भरे लहजे में बोली तो जमील साहब ने सर उठाकर इसे देखा। कबीर साहब को छोटा मोटा इंसान नहीं है, गोली इसके बाजू में लगी है और जवाब में वो सर में गोली मारेगा। जमील साहब सरगोशी नुमा आवाज़ में बोले तो वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। वजह नहीं पता लगी आपको कि क्यों हमला किया? वो भी बात की खाल निकालने बैठ गई। इसकी पेपर फैक्ट्री पर नज़र है साहबजादे की। बंदे की जब कुछ लेने की औकात न हो तो वो फिर जीना जब्ती ही कर सकता है। मेरी अब वो हिम्मत नहीं रही कि मैं कबीर का मुकाबला कर सकूं। अगर यही बात माजी में हुई होती तो मैं इसको ऐसा सबक देता कि वो इंतकाम को तो भूल ही जाता। जमील साहब बड़े अरसे बाद अपनी पुरानी जोन में लौट आए थे। बाबा आप प्लीज़ ऐसे तो ना कहें, एक तो गलती भी सुलेमान की और ऊपर से आप कबीर को सबक देने की बात कर रहे हैं। अब की बार इससे बर्दाश्त न हुआ तो इनके मुंह पर ही कह गई। जमील साहब चौंक कर इसे देखना शुरू हो गए। बड़ी मुश्किल से मैंने ये मामला संभाला है, वरना पुलिस केस बन जाता तो मेरी सारी साख मिट्टी में मिल जानी थी। वो तड़कते हुए बोले तो वो अफसोस से इन्हें देखे गई। एक तो सुलेमान ने किसी को गोली मारी और आपको अभी भी साख की पड़ी हुई है। वो जले कटे अंदाज में बोली तो जमील साहब ऐसे नाजुक मौके पर भी मुस्कुरा उठे। वह तुम सारे ज़माने की फूफी, माफ़ कर देने या दरगुजर कर देने से कारोबार नहीं होता। बिजनेस करने के लिए बंदे को तगड़ा बनना पड़ता है, तगड़ा भी और बेरहम भी।
तब कहीं जाकर इंसान को कामयाबी मिलती है। जमील साहब सफाकियत से बोले तो वो मायूसी से सर हिलाते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तुमने भी अगर कामयाब इंसान बनना है तो छोड़ दो दूसरों की खुशियाँ और इनके हालात देखना, फ़ायदे में रहोगी। और पीछे से बोले तो वो जाते जाते रुक गई, लेकिन पलट कर न देखा। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी कामयाबी पर बाबा, जो दूसरों के सीने पर पाँव रख कर हासिल की जाए। मुझे ऐसा बिजनेस करना ही नहीं जिसमें अपना चूल्हा जलाने की खातिर दूसरों का बुझाना पड़े। वो सपाट लहजे में बोली तो जमील साहब हैरानी से इसे देखने लगे, लेकिन वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं, बल्कि सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में चली आई।